गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। हम कर रहे हैं 10+2 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। हमने पढ़ा था मांग की लोच। लोच मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी क्या होती है। मांग का नियम हमने 4 चैप्टर में पढ़ा था। उसमें हमने बताया था कीमत बढ़ती है मांग घटती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। फिर आए हम मांग की लोच पर। फिर हमने ये बताया कि कीमत कितने प्रतिशत बढ़ जाने पर मांग कितने प्रतिशत घट जाती है, या कीमत कितने प्रतिशत घट जाने पर मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाती है। दैट इज मांग की कीमत लोच। ओके, इसका मीनिंग हम पढ़ चुके हैं। अब मैं करवाने जा रही हूं आपको कि मांग की कीमत लोच का माप कैसे करते हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, बेसिकली इसका जो मेजरमेंट है उसको हम 3 तरीकों से करते हैं। 3 यानी कि इसकी विधियां होती हैं, 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें से मैं आज आपको करवाने जा रही हूँ फर्स्ट मेथड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम टाइम ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता रहता है। तो शुरू करते हैं हम इसको। हम करने जा रहे हैं कुल व्यय विधि। पहली विधि क्या है? कुल व्यय विधि। कुल मतलब टोटल, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, एंड विधि मतलब मेथड। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग नाउ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। कुल खर्चा, कुल खर्चा, क्योंकि हम कभी भी अपना पैसा जो है, हम अपने साधन जो है एक खर्चे पर खर्च नहीं करते, यानी एक वस्तु पर खर्च नहीं करते। हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती है तो उन सब पर खर्च करते हैं। तो उन सब पर जब खर्च किया जाता है दैट इज कॉल्ड टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कुल व्यय। तो उस विधि को हम पढ़े। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये बता देती हूँ कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट, हमेशा की तरह से हम इसकी एक डेफिनेशन देंगे। ओके, देन हम इसकी एक टेबल देंगे, एंड टेबल को एक्सप्लेन करने के बाद में हम उससे रिलेटेड क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चले हम। फर्स्ट टाइम पे आ रहा है हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन के टाइम पे हम क्या करेंगे, कुल व्यय विधि क्या होती है। एक छोटा सा पॉइंट मैं इसमें बता देती हूँ कि कुल व्यय विधि जो है वो डॉक्टर मार्शल ने दिया है। ये कई बार एक पॉइंट में पूछ लेते हैं, किसने दिया हुआ है? डॉक्टर मार्शल ने, यानी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने ये विधि दी है। ठीक है, डॉक्टर मार्शल ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जब कीमत और कुल व्यय में संबंध स्थापित किया जाए, किस किस के बीच में? जब कीमत और कुल व्यय के बीच संबंध स्थापित किया जाता है तो वो विधि क्या कहलाती है? कुल व्यय विधि। ठीक है, अब कीमत और कुल व्यय में कैसा संबंध हो सकता है? कीमत और कुल व्यय में कैसा संबंध हो सकता है? इसमें जो संबंध है उसको हम तालिका और डायग्राम के थ्रू करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कुल व्यय विधि किसने दी है? डॉक्टर मार्शल ने। डॉक्टर मार्शल ने ये कहा है कि जब कीमत और कुल व्यय के बीच संबंध साबित करके मांग की लोच को ज्ञात किया जाता है तो उसको हम कहते हैं कुल व्यय विधि। अब आगे हम बढ़ते हैं। हम कह रहे हैं कि कीमत में जो परिवर्तन है उसके अकॉर्डिंग हमारा कुल व्यय में, यानी टोटल खर्चा जो है वो परिवर्तित होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कीमतें कम हो गई हैं मार्केट के अंदर, ध्यान से समझना, मार्केट के अंदर कीमत कम हो गई है। पहले जो चीज 2 रुपए की मिल रही थी अब वो चीज 1 रुपए की मिल रही है। तो क्या होना चाहिए? डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? डिमांड बढ़ जानी चाहिए। क्यों? कीमत कम हो रही है तो डिमांड बढ़ जानी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डिमांड चाहे हम बढ़ा लें लेकिन टोटल खर्चा हमारा उतना ही बना हुआ है। टोटल खर्चा हमारा उतना ही बना हुआ है। पहले भी हम 2 रुपए कीमत पर भी 8 रुपए खर्च कर रहे थे टोटल, और 1 रुपए कीमत पर भी टोटल हम 8 रुपए खर्च कर रहे हैं। कारण कि जिस पर्टिकुलर वस्तु की कीमत कम हुई है उसकी तो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन औरों की डिमांड को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे कि हमारा कुल खर्चा वैसा का वैसा बना रहे। ये भी हो सकता है कि कीमत के कम होने पर कुल खर्चा वैसा ही बना रहे। ये भी हो सकता है कीमत के कम होने पर कुल खर्चा बढ़ जाए, या ये भी हो सकता है कीमत के कम होने पर कुल खर्चा भी कम हो जाए। तीनों सिचुएशंस हो सकती है। जैसे मैं आपको टेबल के थ्रू बताती हूँ। टेबल में हम एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर ले रहे हैं हम प्राइस और यहाँ पर ले रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पर ले रहे हैं हम प्राइस और यहाँ पर ले रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर दिखाएंगे हम इसके अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो टेबल में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइस में आने आपको भी आपको एग्जांपल बताया कि अगर कीमत 2 से घटकर 1 हो गई,
यानी कि कीमत क्या हो गई, कम हो गई। डिमांड डेफिनेटली बढ़नी चाहिए, लेकिन हम सिचुएशन ले रहे हैं किसकी, टोटल एक्सपेंडिचर की। हम ये मानकर चलते हैं कि प्राइस कम होने पर अगर फर्स्ट सिचुएशन में टोटल एक्सपेंडिचर बराबर बना हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन में अगर कीमत अगेन कम हो रही है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर जो है पहले से बढ़ गया, मान लीजिए हम कर देते हैं इसको 8 से बढ़ाकर 10, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बढ़ गया। कीमत कम हुई, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। कीमत कम हुई, हमने डिमांड बढ़ा दी। डिमांड बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, हमने इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ा दी कि हमारा कुल खर्चा 8 रुपए से बढ़कर एकदम से कितना हो गया, 10 रुपए। जैसे मैंने भी आपको गोल्ड का एग्जांपल दिया, मान लीजिए हमें 1 लाख का गोल्ड लेना था, हमें लगा कि भाई कीमत कम हो रही है, तो हमने क्या करा, एक की जगह अपना एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, 2 लाख का बढ़ा दिया, क्योंकि सस्ता मिल रहा है। तो क्या हुआ, कीमत के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। थर्ड सिचुएशन ये भी हो सकती है कि कीमत जब कम हुई तो हमने टोटल खर्चा भी कम कर दिया, 8 से घटाकर कितना कर दिया, 6 कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि जब कीमतें कम हुई मार्केट के अंदर तो हमने, डिमांड तो डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन इस तरीके से बढ़ाई कि हमारा कुल खर्चा बढ़ने की जगह पर कम हो गया, 8 की जगह क्या हो गया, 6 हो गया। क्योंकि कीमतें कम हुई, हमने सामान उतना ही लिया जितना हमने पहले लेना था। जब 2 रुपए थे तो भी हम फॉर एग्जाम्पल 50 किलो आटा ले रहे थे, और जब 1 रुपए कीमत हो गई तो भी हम 50 किलो आटा ले रहे हैं, तो हमारा क्या हुआ, टोटल खर्चा कम हो गया। तो तीनों सिचुएशंस हो सकती हैं, कीमत के कम होने पर खर्चा सेम भी बना रह सकता है, कीमत के कम होने पर टोटल खर्चा बढ़ भी सकता है, और कीमत के कम होने पर टोटल खर्चा कम भी हो सकता है। आगे बात समझ में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी अगर कीमत के घटने पर, यानी कीमत में परिवर्तन होने पर टोटल एक्सपेंडिचर सेम बना हुआ है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी 1 के बराबर। यानी जितनी कीमत में भी परिवर्तन हो जाए लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा उतना का उतना बना रहेगा। दैट्स वाई जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 के बराबर। नेक्स्ट आया है, कीमत के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कैसे में जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इसका कैसा कर्व बनेगा, नेगेटिव। कैसा बनेगा, नेगेटिव। और इसका मतलब क्या हुआ, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी हो जाएगी, मोर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, मोर देन 1। हमने 5 पार्ट किए थे ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, इज इन्फिनेटिव, इज 0, इज इक्वल टू 1, इज मोर देन 1 एंड इज लेस देन 1। लास्ट टॉपिक में हमने किया था, ठीक है। तो उसी में से मैं ले रही हूँ लास्ट के 3। इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा, 1 के बराबर, ठीक है। मोर देन 1 कब होगा, जब ये नेगेटिव मिलेंगे, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। जब कीमत घटेगी तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, या कीमत बढ़ेगी तो टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा। तो ऐसे में जो मांग की लोच है वो इकाई से अधिक होगी, यानी कि मोर देन 1 होगी। ओके, एंड लास्ट वन इज, जब टोटल एक्सपेंडिचर कीमत घट रही है और टोटल एक्सपेंडिचर भी घट रहा है, यानी दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी कि पॉजिटिव कर्व जब होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, लेस देन 1। लेस देन 1 यानी इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमने नहीं करी, हम जितना पहला खरीद रहे थे उतना ही अब खरीद रहे हैं, तो हमने मांग की लोच को कम रखा है, ठीक है। इस सिचुएशन में हमने क्या किया था, कीमत के थोड़ा सा कम होने पर हमने इतना सारा खरीद लिया कि हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। इट मीन्स हमने फ्लेक्सिबिलिटी को क्या कर दिया, वो ज्यादा कर दिया। वो क्या हो गया, 1 से ज्यादा। और ये 1 के बराबर मतलब कि कीमत में चाहे कितना भी परिवर्तन हुआ, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जितना पहले था उतना ही अब है, तो वो 1 के बराबर होगा। यहाँ तक आया बेटा समझ में। एक बार फिर से बता देती हूँ, हम कर रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड विच शोज प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर कनेक्शन। एक तरफ प्राइस लेंगे, एक तरफ टोटल एक्सपेंडिचर लेंगे, ठीक है। प्राइस में चेंज आने पर अगर टोटल एक्सपेंडिचर सेम बना हुआ है, चेंज चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, प्राइस में चेंज आने पर अगर टोटल एक्सपेंडिचर सेम बना हुआ है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी 1 के बराबर, ठीक है। इसका जो कर्व बनेगा वो इस तरीके का एक सीधी रेखा बनेगी, 1 के बराबर। टोटल एक्सपेंडिचर है ये, आप ये मत सोचना कि डिमांड कर्व तो हमारा नेगेटिव था और नेगेटिव ही रहना चाहिए। दिस इज टोटल एक्सपेंडिचर जो सेम बना हुआ है इस पे भी और इस पे भी, ठीक है। फिर हम करते हैं, अगर कीमत के चेंज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर उल्टी दिशा में चेंज होता है, यानी कीमत कम हुई तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया और कीमत बढ़ी तो एक्सपेंडिचर कम हो गया, उल्टी दिशा में अगर बदलते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, मोर देन 1, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल कर लिया है। मोर देन 1 मैंने आपको बताया नेगेटिव कनेक्शन होता है, इट मीन्स ये क्या हुआ, ऊपर से लेके नीचे तक नेगेटिव,
हम बनाते आए ना डिमांड कर्व, ऊपर से नीचे नेगेटिव, ठीक है, दिस इज नेगेटिव। एंड लास्ट वन इज जब कीमत में चेंज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर में भी सेम दिशा में चेंज होता है। कीमत कम हुई तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, या कीमत बढ़ी तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, तो उस टाइम पे क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा चेंज इलास्टिसिटी में नहीं किया है। इट मीन्स ये क्या होगी, लेस देन 1, और इसका जो साइन है दोनों एक तरफ में है, इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव, नीचे से ऊपर, दैट इज पॉजिटिव। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जब भी कोई रेखा ऊपर से नीचे गिर रही है इट मीन्स दिस इज नेगेटिव, ऋणात्मक। नीचे से ऊपर बढ़ रही है इट मीन्स वो पॉजिटिव है, धनात्मक है। यहां तक आया बेटा समझ में? आपको डेफिनेशन आ गई है इसकी टेबल आ गई। टेबल को हम इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे 3 पॉइंट्स में, कि जब कीमत में कमी होने पर टोटल एक्सपेंडिचर सेम बना रहता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर होती है। कीमत के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 होती है। कीमत के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है, यानी कहीं से कम होती है। इसको हम डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मैं यहाँ पर करके दिखा रही हूँ आपको। डायग्राम में हम सबसे पहले करेंगे ओ एक्स एंड ओ वाई, हम इस तरीके से लेंगे। यहाँ पर हमारी वही क्वांटिटी या टोटल एक्सपेंडिचर ले रहे हैं हम, यहाँ पर हमारा ले रहे हैं हम प्राइस। आगे बेटा समझ में आ गया यहाँ तक? अब हम लेके चल रहे हैं, हमारा टेबल के अकॉर्डिंग हमारे 3 डायग्राम बनते हैं, एक स्ट्रेट बनता है, एक लेस देन बनता है और एक मोर देन बनता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रेट डायग्राम बनाएंगे। दिस इज, ये हमारा हो गया सेकंड और ये हमारा हो गया थर्ड, यानी कि ये तो हो गया हमारा जो शो कर रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। इसके ऊपर ये नेगेटिव वाला कौन सा शो कर रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव ये शो कर रहा है, विच इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। एंड ये जो पॉजिटिव साइन है ये हम यहाँ पर कर चुके हैं, ये क्या शो कर रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, यानी 1 से कम। ऑब्वियसली 1 से ऊपर जो है वो 1 से ज्यादा होगा, 1 से नीचे जो है वो 1 से कम होगा। यहाँ तक आया बेटा समझ में? ये है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कर्व, इन तीनों को मिलाकर हमने कर्व बना दिया, इजी है। अब मैं समझाती हूँ आपको प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये देखिए मैं इसको मान के चल रही हूँ P, यहाँ पर मान रहे हैं P1। जब कीमत P थी यानी 2 थी, ठीक है, तो भी हमारी क्वांटिटी हम कितनी ले रहे थे, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, 8। कितना था, 8। कीमत के कम होने पर भी टोटल एक्सपेंडिचर अगर बना हुआ है 8, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हो गई इतने में, इज इक्वल टू 1। बिल्कुल टेबल के अकॉर्डिंग किया है। टोटल एक्सपेंडिचर मान लीजिए 2 है, ये 1 है, 2 से घटकर 1 हो जाने पर भी हमारी जो क्वांटिटी है हम 8 ही डिमांड कर रहे हैं, यानी कुल खर्चा 8 ही है। तो ऐसे में ये जो बॉक्स शो कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम करते हैं, अगर मान लीजिए हम इस पॉइंट पर हैं कि हमारे पास कीमत थी पहले 4, ठीक है, तो हम डिमांड कर रहे थे, टोटल खर्चा कर रहे थे 6 का, यानी इसको हम क्यू और क्यू दे देते हैं। हम टोटल खर्चा कर रहे थे 4 पर क्यू का, ठीक है। जैसे ही प्राइस कम हुए, 4 से घटकर 2 हुए, जैसे ही प्राइस कम हुए हमारा जो कुल खर्चा है वो क्यू से बढ़कर क्या हो गया, Q1, यानी प्राइस के घटने पर कुल खर्चा बढ़ गया। प्राइस के घटने पर कुल खर्चा बढ़ गया। इसको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से समझेंगे, जब हम इस पॉइंट पर हैं और लंब डालते हैं तो पॉइंट Q आता है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है ए, ओके, ये वाला। और फिर हमने कीमत को क्या किया, कम किया। कम करके जब हम आगे गए और इस कर्व से हम नीचे आए तो हमारा जो सेकंड पॉइंट आया Q1 वो क्या शो कर रहा है, B, यानी कि हम A से B नीचे गिरते हुए आए हैं, जो शो कर रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। इस पॉइंट को हमने एक्सप्लेन किया। कीमत के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, कीमत के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, क्लियर है। और तीसरे पे आएंगे हम, कीमत हम यहाँ पर है 1, ठीक है, इसको हम अब कम करके दिखाएंगे। पहले हम 1 पर है तो हमने कुल खर्चा किया है Q, यानी 8 का, ठीक है, पॉइंट आ गया A, इसको मैं C ले लेती हूँ, A हम ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है, C पॉइंट पे है। फिर हमने कीमत को क्या करा है, यहाँ पर कम किया है ना, कीमत को कम किया, तब टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया हमारा, कम होकर Q1 से Q हो गया, यानी कि पॉइंट कहाँ पर आ गया, D। तो C से D पर आना ये क्या कहला रहा है,
नेगेटिव विच इज शोज सॉरी पॉजिटिव विच इज शोज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। बिल्कुल पजल होने की जरूरत नहीं है, हमने बिल्कुल डायग्राम बनाया टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने डायग्राम में बनाया और पहले हमने बनाया इस पॉइंट को जो इज इक्वल टू 1 को शो कर रहा है, फिर हमने नेगेटिव को शो किया, फिर हमने पॉजिटिव को शो किया और फिर हमने इनको एक्सप्लेन किया कि जब कीमत में कमी होने पर कुल व्यय समान बना हुआ है इज इक्वल टू 1 है, जब कीमत के कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाता है तो मोर देन 1 है, जब कीमत के कम होने पर कुल व्यय भी कम हो जाता है तो लेस देन 1 है। इस पूरे क्वेश्चन को हम इसी तरीके से ही अटेम्प्ट करेंगे और फिर हम करेंगे इसको एक्सप्लेन अच्छे से डिटेल में कि हमने इस डायग्राम को किस तरीके से बनाया और क्या पॉइंट क्या शो कर रहा है। क्लियर है? अच्छे से इसको अच्छे से पढ़ना, देखना, समझना और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी रफ कॉपी लेकर बैठना और उसमें टेबल और डायग्राम दोनों बनाकर देखना। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।